गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पॉलिटिकल का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट आपको आगे के चैप्टर्स समझने के लिए इस चैप्टर को भी समझना पड़ेगा। जो कल मैंने बताया था कि आप लोगों को वो चीज समझ में आया था, मुझे इतना बता देना एक बार। और दिमाग में रखना कि आप लोगों का बोर्ड है और आप लोगों को अच्छे से उसका तैयारी करना है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ते रहें, बट हाँ, थोड़ा बहुत टाइम अपनी स्टडीज को भी दें, ताकि एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि हाँ ये रह रहा है, वो रह रहा है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा सीन ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो कोल्ड वॉर एरा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जाना था, हमने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जाना था कि ये दोनों वॉर्स कैसे रिलेटेड हैं कोल्ड वॉर से। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। मैंने कोल्ड वॉर का डेफिनेशन भी आपको बताया था कि आप लोगों को याद है। कोल्ड वॉर का मीनिंग होता है आइडियोलॉजिकल वॉर, मतलब विचारों के बीच में टकराव। मैंने ये भी बताया था कि इन दो देशों के बीच में ये स्टार्ट हुई थी, तो वो थे यूएसएसआर एंड यूएसए। कोल्ड वॉर जो था वो चला था 1945 से लेके 1991 तक। तो कोल्ड वॉर जो था उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। एक रीजन तो हमने कल पढ़ा था कि जो कोल्ड वॉर था वो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से हुआ था, क्योंकि यूएसएसआर के साथ धोखा हो गया था। बट एक इसका मेन रीजन ये था कि इन दोनों की आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा अलग है। अगर हम लोग सोवियत यूनियन की या यूएसएसआर की बात करें तो ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, और अगर हम लोग वहीं पे यूएसए की बात करें तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखती है, और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि वहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो ओनर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। उसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो जब वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर का मतलब था आइडियोलॉजिकल वॉर, मतलब कोई वेपन्स का यूज नहीं हो रहा था। नो वेपन्स, कोई भी वेपन्स का यूज नहीं हो रहा था, सिर्फ विचारों का टकराव था। तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर हो गया था, मतलब जो दुनिया थी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। इन दोनों देशों के अपने अपने ग्रुप्स बन गए थे। जो यूएसए है उसने जो ग्रुप बनाया था उसका नाम था नाटो, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप लोग जो है जिन्होंने ये ह्यूमैनिटीज लिया है, मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी का सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम का सोच रहे होंगे। तो जो ट्वेल्थ का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एंड जियोग्राफी जो है, ये इन सब का बेस है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है। तो जो यूएसए था उसने बनाया था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1949 में। और वहीं पे अगर हम लोग सोशलिस्ट की बात करें, यूएसएसआर की बनाए गए बात करें, तो उसने बनाया था वार्सा पैक्ट, जिसको बनाया गया था 1955 नहीं 54 में। इसको बनाया गया था, अच्छा नहीं, 1955 में ही बनाया गया था। तो ये दोनों ग्रुप्स थे। अब इन दोनों ग्रुप्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर आप डेट देख पा रहे हैं, तो पहले बनाया था नाटो। नाटो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसी भी नाटो के देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वो सारे देश मिलकर एक साथ उस देश के ऊपर हमला करेंगे, और ये एक दूसरे की मदद करेंगे डेवलप होने में। और जो वॉर्सा था, इसने ये ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि वो नाटो देश में जो भी कंट्री, नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंट्री शामिल हुए हैं, वो उनके साथ compete कर सके, उनको एक करारा जवाब दे सके। तो इसलिए उन्होंने
ये दोनों ग्रुप्स बनाए थे। इसको कहा गया था बायपोलर वर्ल्ड, कि जो दुनिया थी वो दो भागों में बट गई थी। इसको कहा जाता था ईस्टर्न अलायंस, नहीं सॉरी, इसको कहा जाता था वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि जो अमेरिका है वो वेस्ट में पड़ता है, तो इसलिए इसको बोलते थे वेस्टर्न अलायंस। एंड इसको कहा जाता था ईस्टर्न अलायंस। फिर आ जाते हैं हम लोग एरिना पे, कि जो कोल्ड वॉर था उस टाइम पे कहाँ कहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मतलब कहाँ कहाँ पे जो यूएसएसआर है और यूएसए ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे। तो पॉइंट है एरिना ऑफ कोल्ड वॉर। तो फर्स्ट तो बहुत ज्यादा फेमस है, आपकी बुक बुक के फर्स्ट पेज पे ही दिया होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये वाला जो है ये सबसे फर्स्ट है, जो कि जिस टाइम पे मतलब ये एक ऐसा टाइम था जब लोगों को ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकता है, या कभी भी वो वॉर देखने को मिल सकती है, ये वो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, दोबारा मेरा डायग्राम समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को अभी तक समझ ही गया होगा, जो मेरे साथ रेगुलर है उन लोगों को समझ गया होगा कि मेरे डायग्राम्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, बट फिर भी मान लो ये यूएसएसआर है, एंड यहाँ पे ये हमारा अमेरिका है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग क्यूबा कह देते हैं। क्यूबा में अमेरिका के बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे उसने वहां पे प्रोजेक्ट्स लगा रखे थे, मतलब काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स थे। तो जो और जो क्यूबा था उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि वो कहीं उसमें जाके ना मिल जाए, अमेरिका में जाके ना मिल जाए। तो जो ये हमारा यूएसएसआर था काफी ज्यादा तेज था, उसने क्या करा, क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया, हर तरफ से उसने उसको घेर लिया। और वो अगर इसके ऊपर हमला कर देता तो अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता, अमेरिका को काफी ज्यादा चीजें सहनी पड़ती। ठीक है, तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और यही टाइम था जब मतलब लोगों को लग रहा था कि हाँ, कभी भी जो वो है सिचुएशन है वो वॉर में बदल सकती है। ठीक है, और कुछ नहीं था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत छोटा सा था कि क्यूबा को घेर लिया गया था, और इसकी वजह से लग रहा था कि हाँ, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है। फिर आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड अब क्या था, वो था बर्लिन वॉल। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो यूएसएसआर था उसने क्या करा कि वो ना उसने एक बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि हाँ, जो बर्लिन है उसको वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के इम्पैक्ट से या इन्फ्लुएंस से बचा पाएगा, क्योंकि बर्लिन जो था वो भी सोशलिस्ट कंट्री था, और वो चाहता था कि वो सोशलिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट ना बन जाए। तो इसलिए उसने एक बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से वो एक तरह से बर्लिन को बचाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट ना हो जाए, इसलिए उसने एक बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर भी इसलिए लड़ाई झगड़े जैसे माहौल बन चुके थे, बर्लिन में भी काफी ज्यादा बुरा हाल था उस टाइम पे लड़ाई झगड़ों की वजह से। बट इसका मेन मुद्दा यही था, ये यूएसएसआर ने बनाया था, इसका मेन मुद्दा यही था कि ये बर्लिन को बाकी देशों के इम्पैक्ट से बचाना चाहता था, कि कहीं वो मतलब समझ रहे हैं ना आपके, वो भी कहीं कैपिटलिस्ट ना हो जाए। फिर आता है थर्ड, कोरियन क्राइसिस। आजकल लोगों में बहुत क्रेज है कोरिया का, साउथ कोरिया का, मुझे तो नहीं लगता नॉर्थ कोरिया का किसी में होगा। तो कोरियन क्राइसिस क्या था कि 1950 में जो नॉर्थ कोरिया था उसने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया, और जो नॉर्थ कोरिया था उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मतलब ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, बट एक तरह से एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। तो ये भी एक फेस टू फेस हम लोग वॉर कह सकते हैं, फेस टू फेस नहीं कह सकते, मतलब डायरेक्ट तो नहीं था, बट एक तरह से उन दोनों के बीच में वॉर था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के थ्रू।
साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था एंड नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर। इसकी वजह से इन दोनों में भी झगड़ा हो रहा था। तो ये तो रीजंस थे, मतलब एरेना थे कि हाँ यहाँ पर वो झगड़ा हो सकता था। अब जो कोल्ड वॉर था उसके दौरान पे हुआ क्या क्या, काफी सारी चीजें हुई। सॉरी। जो कोल्ड वॉर था उसके टाइम पर क्या क्या हुआ था, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पे सबसे पहली चीज तो यही हुई थी कि ये दुनिया जो थी वो बायपोलर हो गई थी, बायपोलर वर्ल्ड हो गया था, दुनिया दो भागों में बट गई थी और बहुत ज्यादा खतरनाक जो हथियार थे उनको डेवलप किया गया, ये हुआ था। इतने ज्यादा क्योंकि जो अमेरिका और यूएसएसआर था ये एक दूसरे को दिखाना चाहता था कि अरे मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो इसके चक्कर में इन्होंने इतने सारे हथियार बना लिए गए थे कि लोगों को लगने लगा था कि अगर कुछ भी इनका मतलब पारा हाई हुआ तो ये लोग बॉम्ब वॉम्ब गिरा देंगे और पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रख देंगे। तो ये एक तरह से दुनिया के लिए भी खतरा हो गया था। तो काफी ज्यादा वेपन्स डेवलप किए गए थे। डेवलप्ड हार्मफुल वेपन्स। और जो यूएसएसआर था और यूएसए था ये लोग सुपर पावर बन गए थे, मतलब ये लोग किसी की सुन ही नहीं रहे थे। तो ये दोनों जो देश थे वो बन गए थे सुपर पावर। और क्या, और तो कुछ नहीं हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान, यही सब हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान। अब सबसे मेन चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके जानने के लिए ये है कि इंडिया ने क्या करा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया था 1940 से लेके 1950 तक का वो टाइम था जब बहुत सारे देश आजाद हुए थे। इंडिया भी इसी में आजाद हुआ था, इसी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था खत्म हुआ था, इसी टाइम पीरियड में जो कोल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया का क्या रोल रहा था कोल्ड वॉर के दौरान पे? रोल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो इंडिया का रोल ये रहा था कि इंडिया ने ना तो अमेरिका को चुना ना तो उसने रशिया को चुना, उसने एक अलग ही चीज बनाई और वो था नेम। नेम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसको बनाया गया था इंडिया द्वारा। इसमें ये था, इंडिया ने सबसे पहली बात तो अमेरिका को भी नहीं चुना, रशिया को भी नहीं चुना। नहीं चुनने के पीछे रीजन ये था कि हम लोग नए नए आजाद हुए थे, अभी अभी हम लोग ने एक देश की गुलामी छोड़ी थी। तो इंडिया के डर में ये इंडिया के मन में ये डर था कि अगर वो किसी देश को चुन लेता है और अगर वॉर हुई और वो हार गया तो इंडिया दोबारा से गुलाम हो जाएगा, जो कि हम लोग करना नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्बाद हो चुके थे गुलामी करके। ठीक है, तो इंडिया के दिमाग में ये डर था कि नहीं भाई हमें गुलामी नहीं करनी है और हम लोग कोई और रास्ता चुन लेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टार्टिंग करी थी जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम हमारे कौन थे बताओ? अगर कोई बोलेगा ना कि हाँ प्रेसिडेंट थे, बहुत पिटोगे। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिन्होंने नेम की स्टार्टिंग करी थी। एंड नेम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें वो देश जुड़ेंगे जो अभी अभी नए नए आजाद हुए थे और वो एक दूसरे की मदद लेके, एक दूसरे की मदद करके एक खुद को डेवलप करेंगे। इसकी वजह से ना वो उस बाइपोलर वर्ल्ड में जाएंगे और ना वो उनकी मतलब किसी से दुश्मनी होगी, ना वो मतलब किसी की हेल्प ले रहे हैं ना वो किसी की दुश्मनी ले रहे हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प लेके एक दूसरे को डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि वो जो भी मेंबर्स थे नेम के वो सारे ही अभी नए नए आजाद हुए थे और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो दोबारा किसी और के गुलाम हो जाए। तो ये आपका कोल्ड वॉर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए रेडी करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे और इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा, क्योंकि मैं नहीं कहती कि हाँ आप लोग इस पे अपना आंसर प्रिपेयर करो या कुछ करो, बट हाँ ये छोटी मोटी चीजें इनको अपने दिमाग में रखो क्योंकि आपके काम आएगा आगे चल के। अभी तो काम आएगा ही, 12th में तो काम आएगा ही, क्योंकि आपको बेस खड़ा करना है अपने नेक्स्ट चैप्टर्स का इसी के ऊपर।
बट आपको इसलिए भी काम आएगा क्योंकि आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग यूपीएससी का एम करते हैं। ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा फेमस है यूपीएससी के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, जो ये हमारे सोशल के सब्जेक्ट्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल पढ़ के क्या करोगे क्या करोगे, तो उनके लिए आंसर है कि भाई आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बता दो जिसमें जिसमें सोशल स्टडीज का एक क्वेश्चन नहीं आता, या तो वो हिस्ट्री पूछेगा ही पूछेगा, पॉलिटिकल पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, तो हर गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो मतलब इसमें आएगा ही आएगा। तो और ये बेसिक है, 12th जो है वो बेसिक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एंड बाकी सब आपके मन के ऊपर है, सब्सक्राइब करना नहीं करना, बट अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और मेहनत करूंगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग इसके ऊपर अपना बेस खड़ा कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, मैं पक्का आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।